उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीडीएस विपिन सिंह रावत को दी गई श्रद्धांजलि। शोक संवेदना के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों की आकस्मिक निधन पर सीएम ने जताया दुख। कहा, जनरल विपिन सिंह रावत ने देश की सुरक्षा के लिए दिया अहम योगदान। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत समेत 12 लोगों के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रहेगा शोक। और 2022 की बिसात में घनसाली विधानसभा सीट पर इस बार बदले सियासी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। सवाल, क्या आपकी एंट्री से बदल सकती है सियासी तस्वीर? हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। सत्र का पहला दिन सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत के निधन पर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित रहा। सदन की गैलरी में सभी सदस्यों की तरफ से स्वर्गीय विपिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई। पहले दिन शोक संवेदना व्यक्त कर सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसके अलावा सत्र की अवधि 1 दिन के लिए भी बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर को भी सदन संचालित किया जाएगा। विपिन रावत जी अचानक हमारे बीच से चले गए। इससे पूरे देश को झंकोड़ दिया।
जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के वो रहने वाले थे, उत्तराखंड के पैदा हुए। उत्तराखंड में आज बहुत ही जबरदस्त शोक की लहर है। एक फौजी का बेटा और ऐसे स्तर पर पहुंचा कि पहली बार सीडीएस का पद देश में किसी को मिला, वो तो बिपिन रावत जी को मिला। वो अपनी पत्नी के साथ दोनों जने चले गए और साथ में 12 लोग और उनके साथ चले गए। हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग बहुत ही दुखी हैं और व्यथित हैं। हमारे बहुत ही शिरोमणि जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है और ये द्वारीखाल ब्लॉक में ग्राम सैण में परबोली में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी के साथ इनका निधन हुआ है। बहुत ये दुख की बात है हमारे लिए। बहुत हम लोग व्यथित हैं इस घटना से और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख का विषय है ये हमारे लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत के आकस्मिक निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जनरल रावत ने महान योगदान दिया है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। वहीं सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के निधन पर सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी आकस्मिक मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन सिंह रावत का निधन देश और उत्तराखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश आज सेना का एक दिवस हुआ जिसमें भारत के फर्स्ट सीडीएस 42 साल का लंबा जिनका सेना का जीवन रहा, ये देश को, उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसकी पूर्ति होना असंभव है। और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे। अगर आप लोग देखें, जब भी मैं दिल्ली आता था तो अक्सर उनसे मिलता था और हमेशा वो उत्तराखंड की चिंता करते थे। तभी जब मैं हाल ही में 1 महीने पहले उनसे मिला और मैं उनसे किसी बात की मांग कर रहा था तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है देहरादून, आप उत्तराखंड में टीएफ जेल की डिमांड करिएगा, मैं आपको टीएफ जेल दूंगा। वहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी दुख जताया है। देश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद दिन है। देश के सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका बलिदान हुआ, जो शहीद हुए। जनरल रावत ने जिस प्रकार सेना को आधुनिकीकरण किया, जिस प्रकार से उन्होंने सेना के बीच में जो हथियार थे उनका आधुनिकीकरण किया, निश्चित रूप से जनरल रावत हमेशा इस देश के युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने काम किया है। जनरल रावत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के समय जब युद्ध की स्थिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उधर से एक गोली आई तो फिर हमारे जवान गोलियां गिनेंगे नहीं। वहीं सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के निधन पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे सेना व देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और इसके साथ ही ये भी कहा है कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। भारतीय सेना में उनके साहस और योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रदेश के बहुत ही होनहार लाडले और एक वीर सूरमा जिन्होंने इतिहास रचकर भारत की तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च पद पर पहुंचे, आज बिपिन रावत जी के साथ ये हादसा हुआ और ये पता चला है कि उस हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं मन की अंतरतम गहराइयों से उनके
इस घटना के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये दुखद और भी दुखद है कि उस घटना में उनकी पत्नी का भी समाचार मिला है कि उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में थी, जो कि उस घटना की शिकार वो भी हुई हैं। देश शोक संतप्त है, पूरा उत्तराखंड शोक संतप्त है, पूरी कांग्रेस शोक संतप्त है और उत्तराखंड का एक और लाल जो देश का गौरव का प्रतीक था वो आज हमको छोड़ करके चला गया और बहुत दुखद क्षण है ये हम सब के लिए। मैं सारे देशवासियों के इन संवेदना के क्षणों में उनके साथ हूँ, उनके अपनी संवेदनाएं भी जोड़ता हूँ और उत्तराखंड वासियों को मैं अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। वहीं भाजपा मुख्यालय में विमान दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत समेत अन्य लोगों की मृत्यु पर दुख जताया है और श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जनरल बिपिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु के बाद उत्तराखंड में 3 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 दिसंबर यानी कि आज से लेकर 11 दिसंबर तक प्रदेश में राजकीय शोक घोषित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा मंडल दल की बैठक के अवसर पर सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनरल रावत का निधन देश व उत्तराखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से भी जनरल रावत का विशेष लगाव था। राज्य के विकास में उनकी सोच अव्वल थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध एवं मत्स्य विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए डीबीटी के जरिए प्रदेश भर में 24 करोड़ की स्वीकृति किए गए हैं और इसमें बता दें कि डेयरी विकास के लिए भी धनराशि दी गई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध सचिव हैं और उनके लिए प्रोत्साहन राशि का रुपए प्रति लीटर और मैदानी सचिवों की दुग्ध प्रोत्साहन राशि को 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे 53,000 दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के परिवार लाभान्वित होंगे। प्रोत्साहन राशि देंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में जो 50 पैसे मिलता था उसको 1 रुपया करेंगे और साथ ही साथ चूँकि अभी तक जो दुग्ध के क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि जो 4 रुपये थी उसको 1 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, 5 रुपये। ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं और जिसके लिए मैं समझती हूँ मैं उनको जितना धन्यवाद दूँ कम है। और सभी दुग्ध संघ के हमारे अध्यक्ष, सभी हमारे दुग्ध संघ के हमारे समितियों के सभी सदस्यगण सभी माननीय मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि जहां उन्होंने आज डीबीटी करी उनके खातों में, उसके साथ साथ उनको डबल टिबल खुशी दी है। एक तो हमारे दुग्ध सचिव जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के हैं उनकी प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रति लीटर 1 रुपये कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीएम आवास से सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विकास रथ और एलईडी वाहनों के फ्लैग ऑफ किए और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 300 प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही एलईडी द्वारा प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा कल्याण विभाग की ओर से देहरादून के रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी 13 जिलों की टीमों ने मार्च पास्ट किया। मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को एक सीख देते हुए कहा कि जीवन में जो भी काम करना उसे पूरी मेहनत और लगन से करना। हमने जीवन में संकल्प लेकर चलना चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए, चाहे इस बीच कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य और अपने संकल्प तक पहुंचना चाहिए। बहुत चूँकि आज शानदार दिन है, खेल महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य उन सभी को और हमारी जो खेल नीति आई है
हमने वो सारे प्रावधान किए हैं। 2022 की बिसात में उत्तरकाशी जिले की विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर के बाद आज हम आपको 2022 की बिसात में दिखाएंगे कि टिहरी जिले के सियासी समीकरण क्या है। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण देखने को मिले, कौन कब जीता और कौन कब हारा, और इस बार किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की घनसाली विधानसभा सीट टिहरी गढ़वाल जिले में आती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार शक्तिलाल शाह विधायक चुने गए। चलिए इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। घनसाली विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनसीपी के उम्मीदवार बलवीर सिंह नेगी विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अव्वल सिंह बिष्ट को हराया। जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह नेगी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार उन्होंने कांग्रेस के अव्वल सिंह नेगी को दोबारा मात दी। वक्त आया 2012 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी के उम्मीदवार भीमलाल आर्य इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे धनीलाल शाह को हराया। जबकि तीसरे नंबर पर निर्दलीय विधायक शूरवीर लाल रहे। जबकि बसपा 2000 वोट का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर 58.65% रहा। कांग्रेस का वोट शेयर 25.54 और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 5.9%, जबकि बसपा का वोट शेयर 3.52% रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार शक्तिलाल शाह इस सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह को हराया। जबकि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 49.35%, निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह का वोट शेयर 23.33% और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 11.8% रहा। 2022 में आरक्षित घनसाली सीट से वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार धनीलाल शाह के मुकाबले कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और 2012 में इस सीट से बीजेपी विधायक रहे भीमलाल आर्य कांग्रेस में शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए इस सीट पर कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में 2022 की बिसात में उतरी आम आदमी पार्टी भी इस बार सियासी मैदान में है। जाहिर है पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें देखना होगा कि शह किसको मिलती है और मात कौन किसको देता है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और 5वें विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कड़ाके का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज हम आपको अपनी 2022 की बिसात में इस रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम न किसी ने पहले कभी सुना होता है और न ही उनका सियासी कोई वजूद होता है। लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है, जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई। बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीडीएस विपिन सिंह रावत को दी गई श्रद्धांजलि। शोक संवेदना के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों की आकस्मिक निधन पर सीएम ने जताया दुख। कहा, जनरल विपिन सिंह रावत ने देश की सुरक्षा के लिए दिया अहम योगदान। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत समेत 12 लोगों के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रहेगा शोक। और 2022 की बिसात में घनसाली विधानसभा सीट पर इस बार बदले सियासी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। सवाल, क्या आपकी एंट्री से बदल सकती है सियासी तस्वीर? उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।